क्या राज्यसभा में भी पास हो जाएगा नागरिकता संशोधन बिल? सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा में साथ देने के बाद शिवसेना ने राज्यसभा में समर्थन देने के लिए शर्त रखकर फिलहाल केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। अब सवाल है कि ये ट्विस्ट क्या राहुल गांधी के ट्वीट की वजह से आया है? नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन वाले 311 के इस आंकड़े में शिवसेना के सांसदों का भी योगदान है। लेकिन अब रात गई बात गई। राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पार्टी का स्टैंड जो है कल सबको पता चलेगा। लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। सुबह के उजाले में शिवसेना अपने रुख से पलट गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के रुख में आए बदलाव की वजह कहीं राहुल गांधी का ट्वीट तो नहीं। राज आया हिंदुत्व गया। हर एक नागरिक है, मेरे देश का नागरिक है और उसके मन में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। लोकसभा में हमने कुछ सवाल उठाए हैं, प्रश्न जरूर उठाए हैं जिसका उत्तर मिला नहीं है। क्या शिवसेना का हो गया है हृदय परिवर्तन? क्या सेक्युलर सीएम हो गए हैं उद्धव ठाकरे? बात बात में हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली शिवसेना देखिए कैसे बदल गई है। कैसे कल तक नागरिकता बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना अब शर्त रखने लगी है। राज्यसभा में और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सिर्फ ये जो मैंने कहा प्रश्न किसी पार्टी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है और इसीलिए वोटों की राजनीति इसमें अगर होगी तो वो गलत है। शिवसेना में आए इस बदलाव को राहुल गांधी के ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए पहले राहुल का ट्वीट देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। माना जा रहा है कि बिना नाम लिए राहुल ने इस ट्वीट के जरिए शिवसेना के बिल के समर्थन के फैसले पर नाराजगी जताई है और शायद यही वजह है कि राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले शिवसेना ने शर्त का पेच फंसा दिया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले देखिए शिवसेना के सांसद ने क्या कहा है। अभी होगा ना राज्यसभा भी जब है तो क्यों ऐसी दो अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? हम राष्ट्र की हित की भूमिका लेकर शिवसेना खड़ी रहती है। ये किसी की मोनोपोली नहीं है, पहले ध्यान में रखो। जरा सोचिए, चंद मिनट में पार्टी लाइन बदल गई। सोमवार की आधी रात तक जो बिल के समर्थन में थे वो शिवसैनिक अब नानुकुर करने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि शिवसेना अगर राज्यसभा में नहीं देगी समर्थन तो कितना पड़ेगा फर्क। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं जिसमें 5 सीटें खाली पड़ी हैं। मतलब ये कि ये बिल पास कराने के लिए 121 वोटों की जरूरत पड़ेगी। इनमें बीजेपी के 83, बीजेडी के 7, एआईएडीएमके के 11, अकाली दल के 3, जेडीयू के 6, वाईएसआर कांग्रेस के 2, एलजेपी का 1, आरपीआई के 1 और 4 मनोनीत राज्यसभा सदस्य हैं। मतलब ये कि बिल के समर्थन में करीब 119 वोट है। जबकि विपक्ष में कांग्रेस के 46, टीएमसी के 13, एसपी के 9, वाम दलों के 6 और डीएमके के 5 सहित करीब 100 वोट है। जबकि शिवसेना के 3 सांसदों के साथ साथ 21 वोट ऐसे हैं जो हाँ और ना के बीच में अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या इन 21 वोटों में से बीजेपी अपने पक्ष में 2 वोट जुटा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब जरा नागरिकता संशोधन बिल का सियासी मकसद समझिए। बिल के जरिए मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। नए बिल से बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक बरकरार रहेगा। शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 50 लाख से ज्यादा बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा होगा, यह अनुमान। बीजेपी की हिंदुत्व छवि को और मजबूती मिलेगी। जाहिर है बीजेपी इसमें नफा देख रही है, लेकिन नुकसान विपक्ष भी देख रहा है इस तरह के बिल को लेकर हो रही सियासत में। और जाहिर तौर पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं। शिवसेना उनमें से एक पार्टी जो लोकसभा में पक्ष में खड़ी थी, लेकिन अब राज्यसभा में क्या करेगी पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी विवादित बयानों की लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं। हालांकि बिना सोचकर बोलने वाले अधीर अपने ही बयान पर माफी मांगते भी नहीं थकते। आइए देखते हैं बयान वीर कब कब अधीर हुए। मेक इन इंडिया की जगह धीरे धीरे रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण की बदले निर्मला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली।
लोकसभा में कांग्रेस के वजीर बने अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। मंगलवार को देश में रेप के मुद्दे पर चल रही बहस के दौरान केंद्र सरकार की योजना को रेप इन इंडिया बता दिया। सर उड़ाव की महिला 50% झुलसी हुई महिला को सर जब हम देखते हैं उनका मौत हो गए हैं तो हम सबको शर्मिंदा महसूस करना पड़ता, लेकिन हमें ये दुख लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हर बात से मुखर होते हैं उनकी एक बयान नहीं आते। सर हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया की जगह धीरे धीरे रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। हम आगे मेक इन इंडिया की बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को रेप इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहली बार सदन में मर्यादा तोड़ी है। इससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला कहा था, जिस पर सदन में ही महिला सांसदों से उनको मुंह की खानी पड़ी। आपको हालात देख के मुझे कभी कभी कहने को दिल करते हैं कि आपको निर्मला सीतारमण की बदले निर्बला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं। So Adir ji, I appreciate if you are worried that I am निर्बला, बिल्कुल नहीं। हमारे पार्टी में हर महिला सबला है, ठीक है। जिनके नाम में धीर है, ऐसे अधीर रंजन जी के अपने धीर का बांध फूट गया और एक हमारी पहली बनी हुई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, इसका मैं खेद करती हूँ और मैं कहती हूँ ये सबसे बुरा हुआ है। हालांकि इस बयान पर चौतरफा घिरे अधीर रंजन ने सदन में माफी भी मांग ली। निर्मला जी मेरा बहन जैसी है, मैं उनका भाई जैसा हूं। अगर भाई की कोई बात पे मेरा बहन का अगर चोट पहुंचे तो मैं खेद प्रकट करता हूं। सदन में उल्टा पुल्टा बोलने में माहिर अधीर रंजन ने इससे पहले भी पिछले सत्र में पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फजीहत करवाई थी। इस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है। इंदिरा इज इंडिया इतना ये हद तक तो नहीं गया ना। वो तो कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो। ऐसा नहीं है कि अधीर रंजन केवल बीजेपी पर ही अपने बयानों के बाण छोड़ते हैं। कश्मीर मुद्दे पर उल्टा पुल्टा बोलकर अपनी ही पार्टी की भी फजीहत करा चुके हैं। हालांकि गृह मंत्री शाह ने उनके बयान पर जवाब भी करारा दिया। 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सदन में हो हल्ला, शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप देश के मुद्दों पर लाजमी है। अगर यही शोर, हल्ला, आरोप मर्यादाओं को ताक पर रखकर किया जाए तो फिर आम आदमी की नजर में संसद की क्या गरिमा रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुक करते हैं बिहार की सियासी गलियारे का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी ने बड़ा दांव खेला है। एक तरफ तेजस्वी को आगे कर आरजेडी ने गठबंधन को संदेश दे दिया है, तो दूसरी तरफ पार्टी को भी अंतर्कलह से बचा दिया। जेल में बंद लालू प्रसाद को एक बार फिर आरजेडी की कमान मिल गई है। औपचारिक ऐलान पटना के बापू सभागार में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया। लालू पहले भी 10 बार आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये उनका 11वां कार्यकाल होगा, लेकिन सियासत इससे आगे की है। आरजेडी ने तेजस्वी को पार्टी के सीएम पद का उम्मीदवार बताकर सहयोगी दलों को संदेश दे दिया है कि 2020 के लिए गठबंधन का नेता तय है। देश और प्रदेश को प्रभावित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए समय की मांग है कि 2020 में बलात् रूप से सत्ता में बैठी
बिहार की वर्तमान सरकार को सत्ताच्युत कर युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। संदेश भी दिया गया कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच कोई विवाद नहीं है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को फिर कुरुक्षेत्र का अर्जुन बताकर साफ कर दिया कि नेतृत्व छोटे भाई के पास ही रहेगा। तो वहीं तेजस्वी के निशाने पर रहे नीतीश कुमार। तो समय भी कम है और तेजस्वी जी हमारे छोटे जो अभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन की भूमिका में है। देश को एक रखने के लिए बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन बना के फैसला लिया कि बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। लिया था कि नहीं लिया था? सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी लालू जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। इधर सत्ता पक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी में एक परिवार का बोलबाला है और लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ये लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। अब देखेंगे ऊपर से नीचे तक लालू यादव का जी का परिवार में ये जेल पर रहे, जेल में रहे या बेल पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी एक पॉकेट की पार्टी है और उसमें सब कुछ परिवार में ही तय हो जाता है। अब ऐसे में लोगों को झांसा देने के लिए खुला अधिवेशन करने की क्या जरूरत है? क्या इससे कम हास्यास्पद बात कोई राजनीति में हो सकती है? आरजेडी का संगठन चुनाव पूरा हो चुका है और अब सामने बड़ी चुनौती 2020 की है। एनडीए पहले ही नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बता चुका है। ऐसे में बिहार में चाचा भतीजे का सियासी मुकाबला होना तय माना जा रहा है। पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा आरजेडी की इस रणनीति को समझिए। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाकर सहयोगी दलों को आरजेडी ने साफ साफ संदेश दे दिया है। लालू किसी और को कमान देकर जोखिम नहीं उठाना चाहते। और तीसरी बड़ी बात, लालू के लिए परिवार को अंतर्कलह से भी बचाना जरूरी था। लगातार पिछले दिनों कई सारे विवाद सामने आए थे, यहां तक कि दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी। इस लिहाज से इस घोषणा के जरिए अंतर्कलह पर काबू पा लिया गया। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी को कमान देने से पार्टी में बगावत के आसार। ऐसे में वक्त को भांपते हुए लालू ने खुद के पास ही कमान रखी और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाकर महागठबंधन के सहयोगी दलों को संदेश दे दिया कि आपको अगर साथ आना है तो तेजस्वी को नेता मानना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 17 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया। नेताओं के साथ साथ कई फिल्मी सितारे भी चुनावी रण में रंग भरते नजर आए। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया। रघुवर दास ने ओरबांझी के पांचा में बाइक पर बैठकर रोड शो किया, जहां लोगों ने फूलों की बरसात कर सीएम का स्वागत किया। सीएम की एक जनसभा कोडरमा के जयनगर में भी हुई। बरकट्ठा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जानकी यादव के समर्थन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां भोजपुरी फिल्म स्टार और गायक पवन सिंह भी मौजूद रहे। पवन सिंह ने सुरीले अंदाज में गीत गाकर लोगों से वोट की अपील की और वहां समा बांध दिया। जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाड़े, सबका से बेजोड़ बाड़े। जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाड़े, सबका से बेजोड़ बाड़े। फिल्मी सितारा सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही नहीं, बीएसपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार के लिए उतरा। भोजपुरी फिल्म स्टार और गायक खेसारी लाल ने देवघर के सरवा बाजार में जरमुंडी से बीएसपी प्रत्याशी संजयानंद झा के लिए रोड शो किया। खेसारी लाल यादव ने बीएसपी प्रत्याशी संजयानंद झा के लिए दुमका के वासुकीनाथ में एक रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। सपोर्ट करने आया हूँ झा जी का, और एक ब्राह्मण कुल के इंसान का हमेशा सपोर्ट, और कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है ये। मैं खेसारी लाल यादव और ये ब्राह्मण सुदामा की तरह। वहीं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव ने भी रोड शो किया। विधानसभा मैदान से शुरू हुआ रोड शो बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, कटरू, अशोकनगर, अरगोड़ा, कटहल मोड़ होते हुए रातू किला तक पहुंचा। तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। किसका प्रचार जनता को लुभाता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
हफ्ते भर पहले बक्सर में हैदराबाद जैसे कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन चंद दिनों की तहकीकात में मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। युवती की राख से उठा सवाल हॉरर किलिंग पर आकर खत्म हो गया और पुलिस के मुताबिक बाप ने ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। हफ्ते भर पहले हैदराबाद में महिला डॉक्टर की राख पर देश उबल रहा था। हर आंख में आंसुओं के साथ आक्रोश था। ठीक उसी के आसपास बक्सर के कुकुड़ा गांव में एक युवती का शव मिला, वो भी जला हुआ। इस घटना ने भी बिहार समेत पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन तकरीबन हफ्ते भर की पड़ताल के बाद पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पूर्व में उसकी शादी भी हो चुकी थी। हालांकि शादी के बाद वो घर पे ही रह रही थी और इस कारण से उसके परिजन काफ़ी चिंतित रहते थे। वो दोबारा शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी। तो वो अंततः परिजन इससे त्रस्त होके एक उसके मर्डर का प्लान कर लिए थे और उसी अकॉर्डिंग वहाँ से लेके चले थे और उस यहाँ पे लाके यहाँ के लोकल सहयोगियों के साथ मिलके यहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ उपस्थित पुआल को उसके शरीर पे डाल के जला दिया। बक्सर के कुकुड़ा कांड का पर्दाफाश। हॉरर किलिंग का नतीजा था कुकुड़ा कांड। बाप ने ही बेटी को उतारा था मौत के घाट। बक्सर का कुकुड़ा कांड पुलिस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। कई दिनों तक शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, लिहाजा पटना पुलिस मुख्यालय ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए 50,000 का इनाम भी तय किया था। लेकिन पूरे हत्याकांड से जब पर्दा उठा तो पता लगा कि अपने ही बेटी के कातिल हैं। इस पूरे मामले में बक्सर पुलिस ने अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बक्सर एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में 4 लोग अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। अनुसंधान की बात करें तो बक्सर एसपी का कहना है कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लड़की का डीएनए सैंपल बक्सर पुलिस के पास है और गिरफ्तार माता और पिता जो हैं उनका डीएनए सैंपल लड़की के डीएनए सैंपल से मैच कराया जाएगा। जाहिर तौर पर रिश्तों की डोर से शुरू हुआ ये मामला हॉरर किलिंग पर आकर खत्म हो गया। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज की रिपोर्ट। और बात रिश्तों के कत्ल की। 2 दिन पहले सिवान रेलवे स्टेशन पर हुए फैजल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस हत्याकांड में भी खून के दाग अपनों पर ही लगे हैं। लहूलुहान पति को गोदी में रखकर रोती तड़पती मदद की गुहार लगाती इस युवती को देखिए। ये अपने पति के साथ सिवान से कोलकाता जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन के आने के पहले ही एक शख्स आता है, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर ही फैजल को गोली मार देता है। युवती रोती रही, तड़पती रही, मदद मांगती रही, लेकिन पति की जान नहीं बचा पाई। सवाल है कि क्या पुलिस की नाकामी की भेंट चढ़ गया युवती का पति? आखिर क्यों हुई युवक की हत्या? किसने मारी युवक को गोली? 8 दिसंबर को दिन दहाड़े सिवान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई फैजल की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। किरकिरी होता देख पुलिस ने छानबीन तेज कर दी और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो होश उड़ाने वाली थी। जी सही सुना आपने, होश उड़ाने वाली, क्योंकि फैजल की हत्या की वजह उसकी पत्नी और उसका अवैध संबंध है। इनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। इसी अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ही ये घटना को कारित किया गया है। दरअसल फैजल की पत्नी का अजहर उर्फ अज्जू से प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी बना रहा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। अजहर को पता था कि वो फैजल के साथ कोलकाता जा रही है, जिससे नाराज अजहर सिवान स्टेशन पर पहुंचता है और फैजल को गोली मार देता है। स्टेशन पे इस लड़के को बुलाया गया था उनके द्वारा मिलने के लिए और उसके बाद इनके द्वारा उसी क्रम में हत्या की गई। पूर्व से लड़की ये बात जानती थी सर कि हत्या करने के लिए बुलाई थी लड़की? ये तो अभी कहना मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है।
पुलिस ने अजहर को गिरफ्तार कर लिया है। फैजल की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया है। कुछ और बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हो सकता है कि पति की हत्या में युवती का हाथ ना हो, लेकिन उसके अवैध संबंध ने तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।